नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आप सबका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। और जिस भी भाषा में आप अपना अभिवादन समझते हैं, उस भाषा में आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन से प्यारे से सेशन की। चर्चा कर रहे हैं हम एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन। आज क्लास 7 कंप्लीट हो जाएगी अपनी और कल क्लास 8 की शुरुआत करेंगे। जैसा कि अपना टारगेट है कि अराउंड 20 तारीख से पहले जितना भी है सब कुछ करना है। तो उसी क्रम में जो है वो आइए क्लास 7th को पूरा करते हैं। कल हमने 4.5 चैप्टर किए थे, यानी 5 का चैप्टर आधा और 4 चैप्टर पूरे किए थे। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। ममता जी कैसे हैं आप? रूप सिंह जी कैसे हैं आप? हनुमान सहारण जी स्वागत आपका। इंदिरा जी कैसे हैं आप? ललिता व्यास जी, रानी कौर जी, मीरा मीना जी, सुरेश पूनिया जी, मानू कुमावत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और भूगोल के अंदर हम वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 7th के। और ये इसका दूसरा जो है वो पार्ट है। पहले पार्ट में हम 4.5 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाए, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं वो सारे आप सबसे पहले देख पाए। प्लस प्रत्येक सेशन की आपको पीडीएफ नोट्स मिले, इसके लिए आप इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सारे पीडीएफ नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और जहां से कल छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन बनते हैं नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन मेरी बुद्धि से, एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी से बन सकते हैं वो मैंने बनाने का प्रयास किया है। मेरी बुद्धि से जितने मुझे लगते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है जो कि पेपर के लायक हैं, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो आप जरूर इनको देखिए और बताइएगा ये क्वेश्चन आपको जो है कैसे लगे हैं। कल 5वां चैप्टर हमने शुरू किया था जल। एक बार फिर से यहीं से शुरू कर देता हूँ। घर पर बने छोटे पौधे रखने का जो स्थान होता है उसे यत्शाला कहते हैं। और खास तौर पर रीट लेवल फर्स्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। L1 के अंदर पर्यावरण अध्ययन में महासागर के जल में खारेपन का क्या कारण है? तो सोडियम क्लोराइड होता है इसमें। और 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को कहते हैं, यानी 1 लीटर पानी के अंदर कितना नमक है, इसकी मात्रा को ही क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। कितना पानी खा रहा है ये इसी से जो है वो पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन आता है यह है कि महासागर के जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35% होती है प्रति 1000 ग्राम। यानी 1 लीटर पानी में 35% क्या होगा? नमक होगा। 1 लीटर पानी के अंदर क्या होगा? 35% नमक होगा। जबकि इजराइल में स्थित मृत सागर की लवणता जो है वो 1 लीटर पानी के अंदर 340 ग्राम है। जिस जल में आसानी से तैरा जा सकता है, या कौन सा जल है जिसमें तैरना आसान होता है? तो नमक का पानी होता है। जितना ज्यादा पानी खारा होगा उसमें तैरना भी उतना ही क्या होगा? आसान होगा। तो नमक के पानी में यानी लवण वाले जल में तैरना आसान होता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इतने हमने कल कर लिए थे। आगे यहां से शुरू करते हैं कि कितनी ऊंचाई वाले ज्वार तरंगे सुनामी कहलाती है। तो अगर समुद्र की लहरें ऐसे 15 मीटर तक ऊपर उठने लगती है, अगर समुद्र की लहरें 15 मीटर तक ऊंची उठने लगती है तो ये क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। ठीक है, कितनी? 15 मीटर अगर ऊंची लहरें जा रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि 2004 की सुनामी में भारत का कौन सा स्थान डूब गया था?
इंदिरा पॉइंट जो है वो डूब गया था। और जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो कहलाता है, यह ज्वार कहलाता है। यानी पानी जो है, मान लीजिए आपने देखा होगा समुद्र जो अपने मुंबई के अंदर समुद्र है वो इस प्रकार का है। ये तो रोड बनी हुई है यहाँ पर, और ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, और ये क्या है, समुद्र है, समुद्र है। अब मान लीजिए कोई इधर से कोई ज्वार लहर उठती है और ऊपर उठकर इस भाग को अगर क्या कर देती है, डुबो देती है कुछ समय के लिए, तो ये ज्वार कहलाता है। जब ये पानी वापस चला जाता है इधर, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो इसको समझ सकते हैं, ज्वार भाटा क्या होता है। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किस बल के कारण आता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। जब जल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है तो क्या कहा जाता है? उच्च ज्वार आते हैं। जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से सागर महासागर का पानी प्रभावित होता है तो इसके कारण हाई जो है वो उच्च ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? उच्च ज्वार जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, किस समय सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। जब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है तो क्या होता है? तो इसे लघु ज्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं? लघु ज्वार। और गर्म जल धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखा के निकट का जो भाग होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो है वो सूर्य कैसा चमकता है? सीधा। तो इसका जो ये भाग है इसमें गर्म धाराएं होती है। लेब्राडोर किस प्रकार की जल धारा है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके रीट लेवल 2 के अंदर, एसएसटी के अंदर, कि लेब्राडोर किस प्रकार की जल धारा है? तो ये ठंडी जल धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक गर्म जल धारा है। कैसी धारा है? ये गर्म जल धारा है। नेक्स्ट चैप्टर आता है छठा, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्य आपके स्क्रीन पर है, छठा चैप्टर। 5 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं कि इस पुस्तक से और इस चैप्टर से कौन कौन से बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या हो सकते हैं? महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वन को, सदाबहार वनों को। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कौन से वन में पाया जाता है? ये रीट लेवल फर्स्ट के लायक क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। रोजवुड, आबूनूस एंड महोगनी किस तरह के वन हैं? है ना, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार के वन है? तो ये मानसूनी वन है। भारत में किस तरह के वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण, सदाबहार और पर्णपाती वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में पाए जाते हैं। विश्व का फलोधान किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट में महत्वपूर्ण है। तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है उन्हें कहा जाता है फलोधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में मुख्य देश कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कैलिफोर्निया है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है और दक्षिणी अमेरिका है। शंकुधारी वन, कौन से वन शंकुधारी होते हैं? जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा ना, क्रिसमस ट्री, ये जो वन होते हैं यही क्या होते हैं? शंकुधारी वन होते हैं। शंकुधारी, इनकी आकृति कैसी है? शंकु के समान है। ये शंकुधारी वन होते हैं। तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य। शंकुधारी वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टेंगा वन के नाम से जाना जाता है। चीड़, देवदार आदि किस प्रकार के वन हैं? तो ये सारे शंकुधारी वन ही है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। और प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं? तो पूर्वी अफ्रीका के अंदर सवाना है, ब्राजील के अंदर वो पोश है एंड वेनेजुएला के अंदर लानोस है। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही मोस्ट हो सकते हैं ये क्वेश्चन। प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं?
अर्जेंटीना के अंदर पेपास है, उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरी है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर वेल्ड है, एंड मध्य एशिया के अंदर स्टेपी जो है वो घास के मैदान है। रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड एंड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सबके लिए ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉन नामक जो है वो घास का मैदान पाया जाता है। ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां। रीट लेवल फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्यादा संभावना है सेकंड में भी पूछे जा सकते हैं। पूर्वी प्रदेश की वनस्पति को और किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा वनस्पति के नाम से जो है जाना जाता है। ध्रुवीय शब्द था यहां पर। ध्रुवीय प्रदेश की वनस्पति को टुंड्रा वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। चैप्टर नंबर 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। देखिए मैं बार बार हर सेशन में दो बातें कह रहा हूं कि एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं। एनसीईआरटी आपके बेस को मजबूत बनाती है, एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाती है, बट बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं बनते हैं। फिर भी चूंकि एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी का ये काम है, आपके भविष्य का ये सवाल है, तो मैं आपको बार बार एक बात कहता जा रहा हूं कि मेरी बुद्धि से मुझे जितने क्वेश्चन लगते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लीजिए कि मैं, हालांकि मैं रीट का पेपर देता हूं, है ना, 2011 से लेकर 2021 तक की मेरी सारी रीट क्लियर है, ये पेपर भी मैं दूंगा, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूं कि मैं एक लर्नर हूं और मैं एज ए लर्नर एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, तो किस प्रकार के क्वेश्चन मुझे पढ़ने चाहिए और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर मुझसे पूछ सकता है, तो इस दृष्टिकोण से मैं ये सारे क्वेश्चन बनाता हूं। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि मेरे दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे यहां पर डाले हैं। और एक बार आप 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 1-2 चैप्टर, यानी ज्यादा नहीं, डेमो के लिए, क्योंकि जब भी कोई नया काम करते हैं तो हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे एक चैप्टर आप क्लास 6 का, एक चैप्टर क्लास 7 का, कोई भी रैंडमली, जैसे आपके मन में कोई भी चैप्टर आ गया कि चलो 9 चैप्टर है, 8 नंबर चैप्टर उठाएंगे और देखेंगे गुरुजी ने जितने क्वेश्चन करवाए हैं क्या उनसे भी कोई ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्या। तो इस प्रकार से काउंटर चेक हमेशा करते रहिए, हमेशा पूरा 100% विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए आपको ये हम कहते हैं कि प्लीज आप थोड़ा सा चेक करिएगा और फिर हमें भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पीडीएफ, सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, मिलती आ रही है और आगे भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किन नदियों के किनारे सभ्यता विकसित हुई है? तो सिंधु, ये कौन सी है, सिंह, ये तीन, यांगटी सिंकांग होना चाहिए था है ना, यांगटी, इसको एक बार छोड़ देते हैं। नील नदी और हवांग ही नदी चीन में है ये। लोगों के मौसम में आवागमन, लोगों के मौसम में आवागमन को क्या कहते हैं? तो ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे आप देखते थे कि राजस्थान के अंदर अजमेर और सिरोही 2 जगह अंग्रेजों ने अपना कार्यालय बना रखा था, तो जब वो गर्मी होती थी तो सिरोही चले जाते थे, माउंट आबू, और जब सर्दी होती थी तो वो कहाँ आ जाते थे? अजमेर आ जाते थे, है ना। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो ढाल वाली छत, जिसकी, जैसे जहां पर वर्षा ज्यादा होती है ना, मान लीजिए जहां पर वर्षा ज्यादा होती है तो ज्यादा ढाल वाले घर बनाए जाते हैं इस प्रकार के, ताकि यहां पर वर्षा ज्यादा हो तो पानी तुरंत जो है वो नीचे आ जाए, है ना, क्योंकि यहां पर वर्षा होती रहती है, बहुत ज्यादा समय वर्षा होती रहती है, रिमझिम होती रहती है, तो पानी छत पे ठहरे नहीं। अगर पानी छत पे ठहरेगा तो इससे ज्यादा समस्या होगी, छत जो है वो पानी से चौने लगेगी। तो इस प्रकार के घर बनते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव हो जाता है, जैसे बिहार है ना, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आ जाती है, तो वो लोग कैसे घर बनाते हैं? जनरली ऐसे घर बनाते हैं कि नीचे जैसे या तो ऐसे पिलर दे देते हैं, है ना, सरिये के और क्रेशर बजरी के, या फिर नीचे बांस खड़े करके ऐसे
और ऊपर क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं ये, है ना, ऊंचाई वाले स्थानों पर, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, जिसे सिटलट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटलट भी कहा जाता है। इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु क्षेत्रों में कैसे घर बनाए जाते हैं? जहां की जलवायु गर्म होती है वहां मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, मोटी दीवार वाले। जैसे एक ट्रस्ट है जिसने जैसलमेर में एक स्कूल बनाया है ना, जैसलमेर में एक स्कूल बनाया है इस आकार का। ये कोई ट्रस्ट का स्कूल है और इसकी मोटी मोटी दीवारें बनाई गई है ना। फिर इसमें चारों ओर क्या है, कक्षाएं हैं, ये इसकी सारी कक्षाएं हैं, ठीक है। ये सारी कक्षाएं बना दी यहां पर, ये इसका बीच का प्रांगण हो गया और ये दीवार हो गई। इससे क्या होता है कि बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पाती है, तो बाहर के और अंदर के एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है इससे। तो जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत पर लोग परिवहन के लिए किनका उपयोग करते हैं? लांबा का। और तिब्बत के लोग परिवहन के लिए याक का प्रयोग करते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में है। और भारत की किस नदी द्वारा जल मार्ग का कार्य किया जाता है? यानी जल मार्ग गंगा और ब्रह्मपुत्र से होता है। उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन सी नदी से होता है जल मार्ग? ग्रेट लेक से। और नील नदी के द्वारा अफ्रीका में जल मार्ग का कार्य होता है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से हैं? जैसे एशिया के अंदर सिंगापुर हो गया, मुंबई हो गया, उत्तरी अमेरिका के अंदर जो है न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, दक्षिणी अफ्रीका में रियो डी जनेरिया हो गया, अफ्रीका में डरबन हो गया, एवं केप टाउन के अंदर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बस यही क्वेश्चन बने चैप्टर नंबर 7 से। जी रणजीत जी, बहुत अच्छी बात है, आप ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्य ही होगी। बहुत अच्छी बात है ये। कहीं पर भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो वो भी आप बताते रहिएगा ताकि हम इसमें अपडेट करते रहें। हालांकि बहुत कम चांस है कि अपडेट की आवश्यकता पड़े। मैं पूर्ण प्रयास करा है मैंने कि कोई भी क्वेश्चन जो है बचे नहीं। हाँ, 14 इंच के रद्दे वाले, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर चैप्टर आता है मानव पर्यावरण। अमेजन नदी का विस्तार कहां से कहां तक है? अमेजन नदी का विस्तार है ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर एंड कोलंबिया एंड वेनेजुएला में। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी का है। कृतक एवं दहन कृषि कौन सी होती है? राजस्थान में जिस कृषि को हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, उसी कृषि को पहले क्या कहा जाता था? कृतन एवं दहन कृषि। इसमें क्या करा जाता है? जंगल के एक भाग को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, वहां के पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, वहां पर फिर कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्षावन में बनाए जाने वाले घर कहलाते हैं मलोक्का। क्या कहलाते हैं? मलोक्का। गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियां घाघरा, सोम, चंबल, गंडक और कोसी। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102। आप सोचोगे कि सर 3 ही स्थानों का जनसंख्या घनत्व क्यों बताया है? क्योंकि एनसीईआरटी में ये 3 जनसंख्या घनत्व दिए हैं। देखिए, जितने भी पेपर बनते हैं ना, उसमें मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें ये चांस रहेगा कि ऑलमोस्ट जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन है उसमें से 90% जो क्वेश्चन होंगे सीडीपी के, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। 90% क्वेश्चन जो सीडीपी के होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। क्योंकि मनोविज्ञान में जो एग्जामिनर होता है, जैसे इसमें पेपर कैसे बना दिया जाता है कि अलग अलग जो लेक्चरार हैं, अब पिछली बार तो आपको पता ही है पेपर कैसे बना था, ये तो सोशल मीडिया पर आ गया था न्यूज के माध्यम से। लेकिन हम जेन्युइन बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं कि 90% जो पेपर बनते हैं वो लेक्चरार वगैरह बनाते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के। और जैसे फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट के लेक्चरार है साइको के, उनको मनोविज्ञान जिसका विषय है उनको मनोविज्ञान के दे दिए कि भाई 5 लोग मनोविज्ञान के पेपर बनाएंगे। और उनको ये, अब वो कहेंगे कि जी ठीक है पेपर बना देंगे, कहाँ से बनाना है? तो वो कहेंगे जी 11th 12th का सिलेबस लिया है हमने।
अब देखो, कोई भी व्यक्ति ज्यादा, आपको पता है गवर्नमेंट नौकर जो होता है वो ज्यादा मेहनत नहीं करता है, और मनोविज्ञान के अंदर जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे आप साइकोलॉजी कहते हैं, हालांकि साइकोलॉजी नहीं है वो, हमारे रीट के अंदर मनोविज्ञान जो है वो सीधा नहीं लगता है, मनोविज्ञान लगता है, मनोविज्ञान की शाखा लगती है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, हिंदी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हैं इसको। तो 90% क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, यानी 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्लस 5 क्वेश्चन नए आ सकते हैं, है ना। तो आप अगर ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जो 9 बजे वाले सेशन में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन तो आपके 100% श्योर हो जाएंगे। 5 नए क्वेश्चन बनेंगे जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के अंदर भी आप कक्षा 9 से लेकर 12 तक का जो हिंदी व्याकरण का जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो बुक लगता है वो पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी उसमें कवर हो जाएगा। SST की बात करते हैं तो SST का लेक्चरर क्वेश्चन कहां से बनाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भी रिपीट होते हैं, बट जब भी कोई एग्जामिनर पेपर बनाने के लिए देता है तो वो संदर्भ बताता है कि भाई पेपर यहां से बनाना है। तो अब की बार का संदर्भ हमें क्या बताया गया, NCERT, तो NCERT से ही क्वेश्चन बनेगा। जब एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो वो अपने सामने NCERT की बुक रखेगा, और जब वो NCERT की बुक अपने सामने रखेगा तो इस NCERT के अंदर ये तीनों स्थानों का क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है। तो मैंने सोचा ये पूछा जा सकता है, एग्जामिनर के दिमाग में आ जाएगा। अभी पश्चिमी बंगाल में थोड़े समय पहले चुनाव हुए थे तो पूछ ले कि भाई बताओ पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना, 1029 है। इस दृष्टिकोण से हमने ये क्वेश्चन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी ढाल वाली सतह पर कृषि करने के लिए क्या किया जाता है, वेदिकाएं बनाई जाती है। जैसे ये पहाड़ी है, इसके ऊपर कृषि करनी है तो इस प्रकार की यहाँ पर जो है वो लाइनें बना दी जाती है, छोटी 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 छोटी, है ना। तो इस तरीके की वेदिका कृषि की जाती है जिससे पानी का बहाव जो है वो धीरे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में, और डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है ना। छोटा बच्चा जब लघु संख्या करने जाता है ना तो वो भी यही कहता है सुसु आवे मम्मी, है ना। तो बात यही यहां पर है, सुसु कहते हैं इसको डॉल्फिन को। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर कौन से मुख्य शहर बसे हैं, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, नमामि गंगे। और दुंकन क्या है, अमेजन में वर्षा वन में पाए जाने वाले पक्षी है, और वर्षा वन के निवासियों का मुख्य आहार क्या होता है, मैनियोक। क्या होता है, मैनियोक होता है। लास्ट चैप्टर आता है आपका 9 नंबर, रेगिस्तान में जीवन। लास्ट चैप्टर है ये। आज कक्षा 7 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कक्षा 7 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये लो, हो रही है, छोटा सा सेशन है। राजस्थान के कितने भाग, राजस्थान शब्द लिख दिया यहां पर, रेगिस्तान लिखना था। रेगिस्तान को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 प्रकार के रेगिस्तान हो सकते हैं, गर्म और एक ठंडा। विश्व का सबसे गर्म और बड़ा रेगिस्तान तो सहारा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में। सहारा रेगिस्तान कितने देशों में घिरा हुआ है, 11 देशों से घिरा है, जिसमें अल्जीरिया, चाड, मिड, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया एवं पश्चिमी सहारा। सहारा रेगिस्तान की प्रमुख वनस्पति जो है वो क्या है, कैक्टस, खजूर एंड एवेफिसिया। सहारा रेगिस्तान के प्रमुख जीव कौन कौन से हैं, ऊंट है, लकड़बग्गा है, तियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप है, ये और छिपकली है। सहारा रेगिस्तान में कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, बेदुइन और तुआरेंग। भारत में स्थित ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, लद्दाख है। लद्दाख के उत्तर दक्षिण में कौन से पर्वत स्थित है, उत्तर में काराकोरम है, और दक्षिण के अंदर जो है जास्कर पर्वत श्रृंखला है। लद्दाख की प्रमुख नदी है सिंधु नदी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में कितनी है, 3000 मीटर, और काराकोरम में जो है 8000 मीटर है इसकी ऊंचाई। लद्दाख को अन्य किस नाम से जाना जाता है, खापाचान। क्या है, खापाचान के नाम से।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लद्दाख में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सरपत पेड़, जिसे विल्लो कहा जाता है। इसके अलावा पॉलर, सेब, खुबानी और अखरोट। लद्दाख में पाई जाने वाली प्रमुख पक्षी जाति कौन सी है? रोबिन, रेड स्टार, टिब्बी, स्नोकॉक एंड रेवन और हुप। लद्दाख में पाए जाने वाले किस पशु का शिकार उनकी शिकार ऊन के लिए किया जाता है? शिकार ऊन होती है ना, ऊन जैसे भेड़ की ऊन होती है वैसे ऊन के लिए किया जाता है। तो एक चीरू नामक जीव रहता है यहाँ पर, पशु रहता है, जिसे तिब्बती एंटीलोप भी कहते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बैट या बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनता है? तो सरपत या विल्लो के पेड़ से जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के बौद्ध मठ अपने किस परंपरा के साथ जो है वो चल रहे हैं? गोम्पा। लद्दाख के प्रमुख बौद्ध मठ कौन से हैं? हेमिस, थिकेस से एंड लामायुरु। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? NH1A। और मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से होकर गुजरता है? ये रोहतांगला दर्रा 1, बारालाचा 2 एंड लुनगालाचा 3 और लंगला 4 दर्रों से होकर गुजरता है ये। नेक्स्ट और लास्ट, बस हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। कक्षा 7 कंप्लीट PDF अभी आपको मिल जाएगी अगले 10 मिनट में। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कल क्लास 8 ज्योग्राफी के